अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आज फिर से एक मसले को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के भारतीय जनता पार्टी के इजलास का, उसी हवाले से मैं आप लोगों को कुछ बातें गोशगुजार कर देना मुनासिब समझता हूँ। नाजरीन, बता दूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि ये रैली जो आज की होने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, और साथ ही साथ इनका इजलास होने जा रहा था, ये डीडीसी इंतखाबात में या जो डीडीसी चुनाव हुए थे उनमें 14 सीटों में से 8 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डोडा से गई थी, यानी कि पहले नंबर पर जो है डोडा से भारतीय जनता पार्टी आई थी। उसी का जश्न आज जिला डोडा के बस स्टैंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया। तो यहाँ पे चिनाब वैली से हर एतबार से, हर अतराफ से जो है लोगों ने शिरकत की है, और उसमें हर मजहब के रहने वाले लोग, हर कास्ट के रहने वाले लोग, और हर एतबार से जो है लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी। नाजरीन, बता दूं, शक्तिराज परिहार के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जहां तक ताल्लुक है अपोजिशन का यह कहना था, और ख़ास तौर से उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये एहतमाम किया था कि शक्ति परिहार को उन्होंने यहाँ से भगा दिया, और उनका यह कहना था कि शक्ति परिहार को 2 जगह से जब हार हुई, अब शायद शक्ति परिहार डोडा का मुंह भी नहीं देखेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शक्ति परिहार डोडा आज फिर से वापस आ चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज के इस जलसे में यहाँ जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं भारतीय जनता पार्टी के, रविंदर रैना, उन्होंने भी आज इस पार्टी में शिरकत की थी। साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी बीजेपी जो है, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की थी, और साथ ही साथ नायब सदर भारतीय जनता पार्टी शक्तिराज परिहार भी आज इस जो है महफिल में तशरीफ फरमा थे। नाज़रीन, बता दूं, इस इजलास के अंदर जब तकरीरी नशिस्तें शुरू हुई तो उसमें अशोक कोल जी ने जो बयानात दिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा उस बयान के बारे में बता दूं कि उन्होंने 3 मुद्दों पर आमतौर से बात करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में तरक्की की ओर ले जाने वाली अगर कोई पार्टी जामिन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि जब महामारी चल रही थी, यानी कोरोना वायरस जब पूरे देश को, पूरे दुनिया में जब फैला, तो यहाँ जितने भी लोग थे, सबसे पहले उन्होंने किसानों की बात की कि किसानों को जो है मोदी सरकार ने 2-2 हज़ार के जरिए से राहत देने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो हॉस्पिटल्स हैं जम्मू कश्मीर के या यहाँ के जो जनता है, उन तमाम लोगों को मोदी सरकार ने जो है मुफ्त इलाज देने का वादा किया है, और उसके लिए कार्ड बन रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने तीसरी बात ये बताई कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, वो भी लॉन्च हुई है मोदी सरकार की वजह से। लेकिन यहाँ पे सवाल उभर रहा है, फिर उनसे हमने ये पूछा इंटरव्यू के दौरान कि अगर आप ये बता रहे हैं कि किसानों को 2-2 हज़ार करके जो है कोरोना महामारी से राहत देने के लिए मोदी सरकार ने दिए, तो आज क्या वजह है कि किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन उन्होंने उसका जवाब देने के साथ साथ ये बताया कि वो किसान नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के बारे में भी जब बात होती है, यहाँ के नेताओं के बारे में भी जब बात होती है, तो बीजेपी के लीडरों का या उनके नेताओं का आमतौर से यह बयान रहता है कि अगर इनको जेलों में डाला गया तो ये हैं देश को टुकड़ा टुकड़ा करने वाले, और ये हैं अपनी जात की खातिर जो है लोगों के हक मारने वाले। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनको जेलों में डालते हैं। तो पहले आइए सुनते हैं अशोक कोल जी ने अपने इंटरव्यू में और अपनी स्पीच में क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त बीजेपी की रैली में मौजूद हूँ, जहाँ पे जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के अशोक कोल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे पूछने की कोशिश कि किसानों के खाते में मोदी जी ने कोविड-19 के दौरान पैसे भेजे 2-2 हज़ार, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि किसान आज आंदोलन पे हैं, वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? फिर आज वो किसान नहीं है जी, वो किसान नहीं है। वो कौन है सर? वो भारत के टुकड़े टुकड़े वाली गैंग है। तो सर उनके साथ मतलब उनके बारे में कोई बयान क्यों नहीं दे रही है सरकार? सरकार उनसे बात कर रही है, 10वीं वार्ता की बात करेगी, लेकिन वो किसान नहीं है। अच्छा सर, साथ में ये भी बताइए, जहाँ तक ताल्लुक है सर 4G का, गांधरबल में आप 4G देते हैं, जम्मू में क्यों नहीं देते सर? जम्मू तो सब जगह हो जाएगा। लेकिन सर कब सिर्फ हो जाएगा कब होगा? अभी गवर्नर साहब ने कहा है कि एक अच्छी खबर हम दे देंगे और हो जाएगा। लेकिन ये जो हालात है पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर में हुए हैं,
ये किसी और जगह नहीं हुए हैं, दिल्ली में नहीं है, वहाँ 4G बंद नहीं है, यहाँ हुए हैं। सर आपने अभी तकरीर लोगों को मारा जा रहा है। सर आपने अभी अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि में कितने केसेस हुए? सर आपने अभी अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि जो यहाँ के आर्जी मुलाजमी लगाए गए थे पिछली सरकारों में, उन्होंने उनको परमानेंट नहीं किया, लेकिन आपकी सरकार भी उनको सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है, उनको परमानेंट हम क्यों करेंगे? मतलब आप क्या चाह रहे हैं? उनको निकाल देंगे? निकाल देंगे उनको निकालने की बात नहीं। आप तो फिर परमानेंट करें, आपकी सरकार है सर अभी। अरे हमारी सरकार है, उसका क्या मतलब है? लगाया किसने है? जिसने लगाया है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोग किसको पूछ रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि आपको लगाया किसने। हम उनको परमानेंट करेंगे, कहा ना, मैंने अपने भाषण में कहा है। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का, आपके होम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेटहुड को जल्दी से वापस दिया जाएगा, लेकिन वो कब तक ब्रीफ करे पूरे हालात ठीक हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मरना बंद हो जाएगा, यहाँ लोगों को मारना बंद हो जाएगा तो स्टेटहुड भी मिलेगी, उसमें क्या बात। तो नाज़रीन, इजलास में मुख्तलिफ तरीके से जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना जी ने लोगों को बावर कराने की कोशिश की है। मुख्तलिफ तरीके से अपोजिशन की पार्टियों पर एलिगेशन भी लगाए। साथ ही साथ उन्होंने जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके हवाले से बात की है कि वो कितने करप्ट थे और उनको किस तरह से जेलों में बंद कर दिया गया था। तो अगर साथ में ये बात मैं आपको बता दूं कि रविंदर रैना ने किस तरीके से बयान दिए हैं और लोगों को क्या समझाने की कोशिश की और उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, स्टेटहुड के हवाले से उन्होंने बात करने से क्यों इनकार कर दिया, क्या वजह है, आइए देखते हैं फिलहाल उनका ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शुभम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त मौजूद हूँ रविंदर रैना जी के साथ। रविंदर रैना जी, आपका स्वागत है शुभम चैनल डोडा में। आपसे सर पहला सवाल ये रहेगा, आपने अभी यहाँ के आर्जी मुलाजमीन को यकीन दहानी दिलाई है कि आप उनको परमानेंट करेंगे, लेकिन वो कब तक करेंगे सर? ब्रीफ देखिए, बहुत जल्द यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। अगली हुकूमत सर असेंबली नहीं, बीजेपी की आर्जी मुलाजमीन उनकी बात की। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार बनने वाली है, हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। पहली ही कैबिनेट के अंदर हम ये डिसीजन करेंगे और तमाम जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको पक्का कर दूंगा। सर गुपकार का कहना है कि वो जो है आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। सर वो गुपकार को वापस लाएंगे, आपका क्या ताल्लुक है? गुपकार का कहना है वो स्टेटहुड को वापस लाएंगे 370 को, आप इस पे ब्रीफ कीजिए क्या हो? देखिए सर जवाब ये सभी जो गुपकार वाले हैं ये जनता को गुमराह करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। जनता ने गुपकार गैंग को फेल कर दिया है, जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है। सर आपके होम मिनिस्टर ने सर कहा है कि स्टेटहुड को वापस लाएंगे, लेकिन वहीं एजुकेशन बोर्ड से भी स्टेटहुड खत्म हुआ है। सर वो क्या करेंगे आप बताइए कि स्टेटहुड के हवाले से आप क्या करेंगे? सर जवाब दीजिए आप, स्टेटहुड के हवाले से आप सर स्टेट कब वापस आएगी, ब्रीफ कीजिए सर प्लीज। यहाँ की जनता को बताइए स्टेटहुड आएगी वापस या नहीं आएगी? सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए। तो देखिए कई सवालात करने की कोशिश की है रविंदर रैना जी से, कुछ सवालों के जवाब इन्होंने दिए लेकिन कुछ में इन्होंने चुप्पी की है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज की इस रैली में किस तरीके से जो है रविंदर रैना जी ने, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी ने बयान दिए हैं और कहाँ तक अब ये बयान कितने सच होंगे और कितना ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए फ़ायदेमंद होंगे। फिलहाल बने रहे शुभम चैनल डोडा के साथ, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। तो नाजरीन आज की इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे शुभम चैनल डोडा के साथ, मजीद अपडेट्स के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।